नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। जैसा कि भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय संविधान की मूल आत्मा निहित है, संविधान की प्रेरणा स्रोत है, एक उद्देश्य का है। भारतीय संविधान को जब भी आवश्यकता होती है या न्यायालय को जब भी संविधान में कोई वर्णन किसी विशेष आर्टिकल के अंतर्गत कोई चीज़ नहीं आ रही होती है, तो प्रस्तावना के माध्यम से प्रेरणा ली जाती है और विवेक का उपयोग किया जाता है। तो प्रस्तावना के बारे में सबसे जो मुख्य बात है, वो संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तावना को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, किंतु उसको पास होने में समय लगा और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसका कारण ये था कि कुछ संविधानवेताओं का ये मानना था, डॉक्टर अंबेडकर भी इसमें थे, और उनका कहना था कि क्योंकि मुस्लिम लीग और देशी रियासत के सदस्यों ने उस समय तक इसमें संविधान सभा के अंतर्गत भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उनका इंतज़ार किया जाए और जब वो आएँ तो प्रस्तावना को पारित कर दिया जाए। किंतु इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आए तो अंततः इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। इसके अलावा संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना पर कई जो वाद हुए थे या कई कोर्ट में कई बार उसका व्याख्या करने की, और संविधान का अंग है अथवा नहीं है, इसके बारे में प्रश्न उठते रहे हैं। तो सर्वप्रथम 1960 में बेरूवादी जो केस था उसमें विवाद उठा था और बेरूवाड़ी केस के अंतर्गत ये निर्णय दिया गया था कि ये संविधान का अंग नहीं है। किंतु केशवानंद भारती जो केस था 1973 के अंतर्गत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। 1995 में फिर इस पर एक विवाद उठा था LIC वाले केस के अंतर्गत, तो उसमें भी पुनः अपने जो निर्णय था केशवानंद भारती वाला, उसके अकॉर्डिंग ही इसको संविधान का एक अंग मान लिया गया था। तो वर्तमान समय में हम प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मानते हैं। भारतीय जो संविधान का जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस पर भी कई बार विवाद उठते रहे हैं। किंतु न्यायालयों का ये निर्णय रहा कि इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो इस संबंध में 1976 के अंतर्गत 42वां जो संशोधन विधेयक था, उसके अंतर्गत प्रस्तावना में भी 3 शब्दों को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता शब्द, समाजवादी और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में जोड़ा गया था, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ जो इमरजेंसी थी, आपातकाल था, उसमें एकता के नाम पर जो
इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उसमें ये को ध्यान में रखते हुए अखंडता शब्द को जोड़ा गया कि अखंडता के आधार पर ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त सबसे जो मेन बात आती है कि प्रस्तावना में क्या तत्व निहित हैं, किन चीज़ों पर इसमें जोर दिया गया है, बल दिया गया है। तो इसके जो प्रमुख जो तत्व हैं वो संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या है, उसकी मूल जो शक्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो पहला शब्द है प्रस्तावना का, उसमें हम भारत के लोग, अर्थात ये बताता है कि संविधान को और सरकार को जो शक्ति मिलती है वो जनता से मिलती है। तो अंततः अंतिम जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है। इसके बाद में भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है या भारत की प्रकृति क्या है, तो इसके अंतर्गत संविधान में या प्रस्तावना में ही ये शब्द मिलते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु राज्य, ये शब्द मिलते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये इसकी प्रकृति है। इसके अतिरिक्त संविधान के उद्देश्य क्या हैं। प्रस्तावना मूलतः संविधान के उद्देश्यों के लिए ही जानी जाती है, और इसके जो उद्देश्य हैं वो हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता स्थापित करना ही इसकी मूल उद्देश्य हैं हमारे संविधान के या भारत की सरकार के। जो भी यहाँ पर तंत्र होगा उसका मूल उद्देश्य ये रहेगा। तो इसके अतिरिक्त हमें एक और चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि एक निश्चित तिथि कि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हमने स्वीकार किया, और कुछ जो इसके अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, उनको उसी दिन से लागू कर दिया गया था, और संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो इस प्रकार से जो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का बहुत बड़ा महत्व है हमारे संविधान के अंतर्गत, और बहुत सारी प्रेरणा इसके माध्यम से ली जाती हैं। कोई भी निर्णय देते समय या कोई भी विधेयक बनाते समय, कोई भी कानून बनाते समय उद्देश्य का से हमें प्रेरणा लेनी होती है। इसमें इसके अतिरिक्त प्रस्तावना जो है हमने भारतीय जो एक्ट था अंग्रेज़ों के ज़माने का 1919 के अंतर्गत, और उसके बाद में जो एक्ट बने थे उनके अंतर्गत भी प्रस्तावना का प्रयोग किया गया था, और वहीं से और ऑस्ट्रेलिया से भी इसको हमें प्रेरणा के रूप में लिया है प्रस्तावना को, और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत भी प्रस्तावना का उल्लेख है। तो इन सब से हमें प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हर शब्द का एक बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु राज्य, ये सब बहुत बड़े बड़े गहरे अर्थ हैं इनका। गणराज्य के रूप में हम किसको कहते हैं, जिसमें हमारा जो राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो चुना हुआ मुखिया होगा। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र, जनता का तंत्र होगा। समाजवादी, समाजवादी रूप लेते हुए। धर्मनिरपेक्ष देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, सबको सभी अपने अपने धर्म को मानने का संपूर्ण अधिकार होगा। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। तो मानवीय सर्वांगीण विकास करने के लिए जिन स्वतंत्रताओं की आवश्यकता होती है वो सारी स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत आती हैं। न्याय, सभी व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए। बंधुता, जो भारतीय लोग हैं, नागरिक हैं, उनके बीच में बंधुता की भावना होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं इसके अंतर्गत की गई हैं। इसके अतिरिक्त
जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को भी इसमें ध्यान रखने की बात कही गई है। देश की एकता अखंडता बनी रहे, इसके लिए भी कृत संकल्प होकर के सभी संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय लोगों की ओर से संकल्प लिया था कि हम भारत की एकता अखंडता के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। इस संविधान को अंगीकार, स्वीकार और आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया है इसके अंतर्गत। तो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की, वो बहुत महत्वपूर्ण उसका अपना रोल है। जब भी हमें किसी प्रेरणा की ज़रूरत होती है संविधान से संबंधित, तो हम इसके से प्रेरणा लेते हैं, प्रस्तावना के माध्यम से ही प्रेरणा लेते हैं। धन्यवाद।